47 पर कॉन्फ्रेंस, आज और कल उदयपुर में महामंथन। सीधे लाइव तस्वीर। से कार्य कर रही है। इस मिशन के लिए राजस्थान को केंद्र सरकार का जो भरपूर सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जल आत्मनिर्भरता के इस प्रयास में राज्यों का आपसी सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है, और जब तक एक दूसरे राज्य का सहयोग नहीं होगा, हम उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते। मैं विशेष रूप से पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और यमुना जल समझौता में हरियाणा के सहयोग का उल्लेख करना चाहूंगा। यह केंद्र सरकार मध्य प्रदेश और हरियाणा के सहयोग का ही परिणाम है कि इन योजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के कुशल उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार सहित दोनों राज्यों की सरकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज का ये आयोजन राजस्थान में वाटर विजन 2047 के अंतर्गत हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री सी आर पाटिल जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान जो पानी की एक एक बूंद को सहेजने की अपनी परंपरागत विधियों के लिए सदियों से जाना जाता है, इस आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान है। जल बिन जीवन कष्ट भरा, जल ही जीवन सार, सहजो हर एक बूंद को यही जीवन का आधार। क्योंकि हम राजस्थान के जो लोग हैं, उनसे ज्यादा जल के बारे में कोई नहीं जान सकता। आपने देखा होगा जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है वो नदी के किनारे के होने के कारण है। जो शहर नदियों के किनारे हैं, उनकी उतनी ही प्रोग्रेस है। जहां पानी होगा वहां विकास भी होगा। ये हमारा जल विकास का आधार भी है, पर्यावरण का आधार भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जल का महत्व आज से नहीं बल्कि सृष्टि के सृजन से ही रहा है। हमारे वेदों में भी जल को माता के समान बताया गया है। यह जल प्राणियों का वैसे ही पालन पोषण करता है जैसे एक माता अपने बच्चों को दूध पिलाकर करती है। हमारे अभिलेखों में जल को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है और ये इसे चराचर जगत का बीज भी कहा गया है। राजस्थान में बावड़ी, जोहड़, टांका जैसी परंपरा को संरक्षण विधियां सदियों से इस रेगिस्तान भूमि को जीवन प्रदान करती आई हैं। इन विधियों के माध्यम से कम पानी में अधिक फसलें उगाने की कला राजस्थान की धरोहर है। आज हम सब यहाँ राजस्थान की उस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़कर भारत के जल भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोड मैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि जल प्रबंधन, शहरी जल प्रबंधन, तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और ये जब तक हम उस रोड मैप को तैयार नहीं करेंगे, हर राज्य का, हर जिले का एक रोड मैप होगा कि इसकी पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी। हमें हमारे नदियों को जोड़ना भी है, उसमें एनीकट बनाते हुए मोड़ना भी है। हमें कहाँ आवश्यकता है इसकी संरचना भी करनी है। कई इस तरह के जिले होते हैं जहां पानी की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं होती है। उन जिलों को हम किस तरह से जोड़ें, ये योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जल शक्ति मंत्रालय बना रहा है। लेकिन बिना राज्यों के यह संभव नहीं है। हमारे राज्यों की व्यवस्था इस तरह से हो कि हम 5 साल के लिए नहीं, क्योंकि अब तक जो हमारी योजना बनती आई है वो हम पूर्ति के लिए बनाते हैं, 4 साल 5 साल के लिए देखते हैं। उदयपुर दौरे पर सीएम अजय लाल अभी आप सुन रहे थे, और चले रुक करते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से। भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। जयपुर भाजपा शहर चुनाव प्रभारी नारायण सिंह देवल ने ये घोषणा की है। सर्वसम्मति के आधार पर घोषणा की गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर भाजपा का संगठन पर्व, और आपको बताते चले कि अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर भाजपा शहर चुनाव प्रभारी नारायण सिंह देवल ने ये घोषणा की है। सर्वसम्मति के आधार पर घोषणा की गई है। जयपुर से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी अपडेट, भाजपा का संगठन पर्व और अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। जयपुर भाजपा शहर चुनाव प्रभारी नारायण सिंह देवल ने ये घोषणा की है। और ये देखिए तस्वीर सामने आई है, जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। बधाइयों का दौर भी देखने को मिल रहा है।
फूलमाला पहना करके स्वागत भी किया जा रहा है। जयपुर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। जयपुर भाजपा शहर चुनाव प्रभारी नारायण सिंह देवल ने ये घोषणा की है। सर्वसम्मति के आधार पर घोषणा की गई है। तस्वीर सामने आई है, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुलदस्ता भेंट करके देखिए बधाई भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ माला भी पहनाया गया है, शुभकामनाएं दी जा रही है। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। मिठाई खिला करके बधाई दिया जा रहा है। जयपुर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल भी देखिए देखने को मिल रहा है और बधाइयों का दौर देखने को मिल रहा है। गुलदस्ता भेंट करके बधाई दिया जा रहा है, साथ ही साथ मिठाई भी खिलाई जा रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। सीधे जयपुर से आपको लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। सर्वसम्मति के आधार पर घोषणा की गई है। कहीं ऐसा आया कि कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, लोगों ने कहा कि नहीं मैं बनूंगा अध्यक्ष, ऐसा कुछ हुआ क्या या चुनाव लड़ूंगा? ऐसा नहीं हुआ। मेरी 14 ही जो जिन्होंने जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन किए थे, 14 से ही बातचीत हुई। सब ने एक कहा कि पार्टी निर्णय करे और पार्टी ने बहुत मंथन के बाद निर्णय करके हमारे निर्वाचन अधिकारी जी ने अमित जी गोयल को जिलाध्यक्ष घोषित किया है। पार्टी ने निर्णय किया, लेकिन क्या देखा, अनुभव देखा या उनकी कोई संगठनात्मक क्षमता देखी या कोई अप्रोच थी? सब कुछ देखा। अप्रोच भी थी, सब कुछ देखा। अरे भाई साहब सुनो तो सही, अब तो बंद कर दिया। तो जयपुर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भाजपा का संगठन पर्व, अमित गोयल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर भाजपा शहर चुनाव प्रभारी नारायण सिंह देवल ने ये घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 14 मेरे मित्र जो साथी सब जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, उन सब में से किसी एक का चयन करना था और वो सारे ही मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथी हैं, कोई मेरा वरिष्ठ है, कोई मेरे साथ के हैं। उनमें से मुझे चयन किया है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूँ मेरे संगठन को आपके माध्यम से कि सबको साथ लेके, सबके सम्मान के साथ में, कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ में और पहले की तरह एक मुखी होकर भाजपा का काम करेंगे। और सबसे बड़ी आने वाले समय की जो हमारी चुनौती है कि नगर निगम में हम अधिकतम सीटें जीतें, तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ परिणाम इस बार नगर निगम का हम जयपुर शहर में लाएंगे। उदयपुर से सीधे आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। सीएम भजनलाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैंने कहा कि हमें परंपरागत तरीकों के साथ ही तकनीकी नवाचार भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए जल गुणवत्ता स्रोतों की निगरानी हेतु तकनीकी का उपयोग कर एक सिस्टम विकसित किया जा सकता है, जिससे जल प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इन पहलों के माध्यम से हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों में से एक सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। राजस्थान सरकार भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जल संरचनाओं का संरक्षण करते हुए वर्षा जल को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकी जैसे खडीन, टांका, नाड़ी पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिससे राज्य में जल की उपलब्धता में सुधार हो रहा है। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अतः हमें जल संरक्षण के इन उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। वो हर दृष्टि से, चाहे वो जल की दृष्टि से हो, पर्यावरण की दृष्टि से हो, एक हमारा सुरक्षित प्रदेश रहे, सुरक्षित हमारा देश रहे। ये हमारा जो सम्मेलन है निश्चित रूप से इस ओर मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें बृहद योजना बनाते हुए हमें इस काम में अगर लगेंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम साकार होंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं। पुनः आप सभी को इस शक्ति की भक्ति की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
तो अभी आप सुन रहे थे सीएम भजनलाल को, जो कि उदयपुर के दौरे पर है और इंडिया वाटर विजन 2047 की कॉन्फ्रेंस और उसी को लेकर के सीएम भजनलाल अभी संबोधित कर रहे थे। आज और कल उदयपुर में महामंथन। सीएम भजनलाल शर्मा को अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से सीआर पाटिल भी मौजूद और आज और उसके आसपास चौतरफा भीड़ जुट रही है। प्रयागराज पहुंचने वाले सभी रास्तों में श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा, लेकिन उससे पहले ही स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है 54 करोड़ को पार कर गया है। यह रिपोर्ट देखिए। संगम नोज पर पवित्र स्नान करने वालों की ये भीड़ बता रही है कि श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा है। प्रयागराज महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान और पुण्य कमाने का मौका कोई भी सनातनी छोड़ना नहीं चाहता। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महा आयोजन में हर कोई शामिल होकर खुद को धन्य करना चाहता है। इस समय हम मौजूद हैं महाकुंभ नगर के उस स्थान पर जिसे संगम नोज कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे लाखों की संख्या में भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। हर तरफ आप देख पा रहे होंगे झुंड ही झुंड, और झुंड में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ इंसानों का मुंड। नीचे क्या सड़क है, क्या चक्कर प्लेट है या मिट्टी है, जरा सा भी अनुमान आप विजुअल में नहीं देख पा रहे होंगे। एक भारी भीड़, एक श्रद्धालुओं की जिनके मन में आस्था की डुबकी लगाने की भारी चेष्टा है, आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, हर हर महादेव, हर हर गंगे, बम बम बोले, जय श्री राम के नारे से उद्घोषित हो रहा है पूरा का पूरा महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में चारों ओर से भीड़ पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मेला प्रशासन और पुलिस की ओर से कवायद की गई है। स्नान और उसके बाद श्रद्धालुओं को सकुशल वापस पहुँचाने के लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। संगम द्वार के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। इसी के साथ आपको बता दें, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कितनी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। हर एक स्थान पे बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के साथ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से घोड़े पे सवार होकर के यूपी पुलिस के वो जवान जो लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले भक्तों की संख्या 53 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। सोमवार को भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलिस की ओर से फोर्स की तैनाती लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर की गई है। जो रास्ते तय किए गए हैं उन्हीं रास्तों से लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी योजना बनाई गई है। भीड़ अभी भी कंटिन्यूसली आ रही है। हमारी फोर्सेस सभी तैनात हैं, सब पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं कोई समस्या नहीं है, सब सकुशल तरीके से स्नान कराया जा रहा है। भीड़ को एक रास्ते से जाने दिया जा रहा है, दूसरे रास्ते से आने दिया जा रहा है। क्या ये रास्ते पहले से सुनिश्चित होते हैं कि जैसे भीड़ बढ़ती जाती है उसके अनुसार रास्ते बदल दिए जाते हैं? मैक्सिमम रास्ते सुनिश्चित होते हैं, लेकिन स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से वो बहुत सारे रास्ते चेंज भी किए जाते हैं। वो सारे डाइवर्जन पॉइंट समय समय पे अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ सकुशल तरीके से, अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। अब ये तस्वीर देखिए, प्रयागराज ही नहीं आसपास के जिलों में भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज और अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। चौराहों पर पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं। कौशाम्बी में भी कानपुर प्रयागराज हाईवे पर भीड़ है। सैनी से कोखराज तक गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। जिले के बड़े अधिकारी भी अलर्ट हैं, जिससे महाकुंभ की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। कौशाम्बी में पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक का भारी दबाव है। शायद यही वजह है। इन तस्वीरों के पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ लगातार देश के तमाम राज्यों से कोने कोने से श्रद्धालुओं का ये जो कतारबद्ध गाड़ियां हैं लगातार संगम की ओर बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए, सुविधा को देखते हुए, हालांकि यहाँ के डीएम ने कौशाम्बी का पोखराज टोल फ्री करा दिया है। इसके बावजूद भी यहाँ पे तकरीबन 20 किलोमीटर के एरिया में गाड़ियाँ रेंग कर आगे बढ़ रही है। हालांकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर स्वयं यहाँ कौशाम्बी के डीएम हो, एसपी हो, अन्य जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पे डटे हुए हैं। और पुलिस अधिकारियों की यह कोशिश है कि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की सुगमता को लेकर जल्दी ट्रैफिक बहाल कराया जाए। महाकुंभ में लोगों की भक्ति और श्रद्धा का ये सैलाब है। मकर संक्रांति से शुरू हुआ महापर्व भले ही समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है।
हर तरफ से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और संगम स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगरी अयोध्या श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनती जा रही है। रोज नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और चढ़ावे की सालाना दान के मामले में राम मंदिर देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल बन चुका है। पहले नंबर पर तिरुपति, दूसरे नंबर पर पद्मानाभस्वामी है और इस समय राम मंदिर में लगभग 700 करोड़ से ज्यादा सालाना दान अर्जित हो रहे हैं। वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर और श्री साई मंदिर को राम मंदिर ने दान के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर ने तोड़े कमाई के रिकॉर्ड। देश में कमाई के मामले में तीसरा स्थान। 700 करोड़ से ज्यादा की सालाना इनकम। वैष्णो देवी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, साईं मंदिर को पछाड़ा। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर ने साल भर के भीतर ही कमाई के मामले में देश के कई नामचीन मंदिरों को पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या दर्शन के मामले में श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनती जा रही है और रोज नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। चढ़ावे के सालाना आय के मामले में राम मंदिर देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल बन चुका है। पहले नंबर पर तिरुपति, दूसरे नंबर पर पद्मनाभस्वामी है। इस समय राम मंदिर में लगभग 700 करोड़ से ज्यादा सालाना आय अर्जित हो रही है। जो दर्शन कर रहे हैं वो लगभग 3 और 4 लाख के बीच में लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब निश्चित है श्रद्धालु बढ़ेंगे तो दान भी बढ़ जाएगा। तो दान भी हमारे पास जो है वो इस वक्त दान काउंटर पे लगभग 10 लाख रुपया आ रहा है और जो दान पात्र में है उसमें तो काउंटिंग ही नहीं हो पा रही है क्योंकि इतना दान पात्र श्रद्धालु पहुंच नहीं पा रहा है। उसके लिए बहुत देख रेख करनी पड़ रही है और लगभग उसकी गिनती तो हो नहीं सकती, लेकिन कम से कम 20 लाख रुपए से ऊपर जो है दान पात्रों में निरंतर आ रहा होगा। वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर और श्री साई मंदिर को राम मंदिर ने कमाई में पीछे छोड़ दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या में 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच चुके हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। वर्तमान में अयोध्या में श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या लगभग 2 से 5 लाख के बीच प्रतिदिन है, जिसके लिए सुगम दर्शन एवं ठहराव की व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो गई है। श्रद्धालुओं के बढ़ते हुए प्रवाह के कारण अयोध्या का राम मंदिर भारत के 10 महत्वपूर्ण धर्म स्थलों में धार्मिक दान अर्जित करने वाली सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी निधि समर्पित करते हैं। इसके अलावा सोना चांदी भी अर्पित किया जाता है। भगवान श्री रामलीला के प्रति लगभग 500 वर्षों से लोगों ने संघर्ष करके इस मंदिर को बनाया है, निर्माण कराया है। तो स्वाभाविक है कि जो दानदाता है या जो समर्पण निधि अपना समर्पित करते जा रहे हैं, उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति भगवान श्री राम लला में समाहित है और लगातार जो है 1 वर्ष में मुझे जो जानकारी मिली है वह भारी मात्रा में लोगों ने धन यहाँ पर भगवान रामलला को समर्पित किया। ये धन ही नहीं, सोना चांदी, हीरे मोती सब सारा समर्पित कर रहे हैं। तो आस्था जो उनकी है वह इसमें कहीं न कहीं समायोजित है और आस्था का सम्मान हम सब करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ रिकॉर्ड कायम कर रही है। यहाँ तक कि राम मंदिर ट्रस्ट ने जरूरी काम भी सिर्फ ब्याज की धनराशि से ही कराए हैं। मूलधन सुरक्षित है। बहरहाल राम मंदिर की कमाई नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। देखना यह है कि रामलला कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर ही रहते हैं या फिर कोई नया कीर्तिमान स्थापित होना बाकी है। अयोध्या का राम मंदिर श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। जिस तरह से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला का खजाना भी भरता जा रहा है। माना जा रहा है कि इस समय रामलला की सालाना आय 700 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला का दर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से दर्शन कर रहे हैं, जिस तरह श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं देश के, चाहे वो स्वर्ण मंदिर हो, चाहे साई मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी मंदिर हो, ये तीनों मंदिर को रामलला ने पीछे छोड़ दिया है और लगातार रामलला की आय बढ़ती जा रही है। रामलला इस समय खरबपति बन चुके हैं। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भीड़ के बीच उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया है। उस वक्त रामलला के दर्शन के लिए जबरदस्त भीड़ थी। अयोध्या पुलिस को शक है कि ये भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है और यहां तक कि हवाई जहाज तक को मंदिर के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं है। बड़ी जानकारी, राम मंदिर के ऊपर ड्रोन को जो उड़ रहा था उसको गिराया गया है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और अयोध्या पुलिस को यह शक है कि ये भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। यहां तक कि हवाई जहाज तक को मंदिर के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं है। बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से दे रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर ड्रोन जो उड़ रहा था उसको गिराया गया है और बिना इजाजत राम मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था, जानकारी मिली है। ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। पुलिस को भगदड़ मचाने की साजिश का शक है। बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से दे रहा है। बिना इजाजत राम मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था। राम मंदिर परिसर में कल देर शाम ड्रोन कैमरा गिरने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में ड्रोन कैमरे को अपने कब्जे में लिया और बम स्क्वाड दस्ते ने इस ड्रोन कैमरे की सघन जांच की। सब कुछ सामान्य मिलने के बाद ड्रोन कैमरे को अपने कब्जे में लिया गया है। वहीं थाना राम जन्मभूमि में अज्ञात के खिलाफ इस मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल ड्रोन कैमरे के मालिक की तलाश की जा रही है और राम जन्मभूमि परिसर में अवैध रूप से ड्रोन कैमरा पहुंचने पर लेकर के खुफिया एजेंसियां अलर्ट है और दोषियों की तलाश कर रही है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।